चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बिजनेस लॉ के चैप्टर में। अभी तक हमने ऑफर्स के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं, और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे। देखिए, विदाउट केस लॉज बिजनेस लॉ नहीं समझ में आएगा। अनलेस अनटिल आप कुछ केसेस के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसे समझने की कोशिश करेंगे, तब तक लॉ को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जिस केस लॉ को डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हालांकि इस पूरे मॉड्यूल में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज को समझेंगे, या आपके एग्जाम्पल्स को भी कवर कर देंगे। तो समझते हैं क्या था ये केस लॉ। एक बहुत ही फेमस कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इसने एडवर्टाइजमेंट किया एक न्यूज़पेपर में, 100 पॉन्ड्स का रिवॉर्ड मिलेगा उस पर्सन को जो इनके स्मोक बॉल्स को यूज करे और उसे इन्फ्लुएंजा हो जाए। ठीक है, क्या केस था कि यदि कोई भी पर्सन, इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया और कहा कि कोई भी पर्सन यदि इनके स्मोक बॉल्स को यूज करेगा, स्मोक बॉल बेसिकली इनका प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद यदि आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, आसान भाषा भाषा में समझिए कि आपको यदि मान लीजिए कोल्ड हो जाता है इवन आफ्टर यूजिंग दी स्मोक बॉल्स, तो आप रिवॉर्ड के हकदार होंगे। 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके। सो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट देखा, मिसेस कार्लिल ने इमिडिएटली इन स्मोक बॉल्स को यूज किया। जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे डायरेक्शंस के साथ यूज किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। इसे एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी फार्मा। ठीक है। और वह कहती है कि आप हमारे कुछ स्पेशल सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स जैसे दिखने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप इन्हें यूज कीजिए और आपको कोविड नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, कुछ वैसा ही केस है। और यदि आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और आपको कोविड हो जाता है, इन दैट केस क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ओके। लुकिंग एट द फैक्ट ऑफ द केस हेल्ड, क्या डिसीजन आया कोर्ट का? कोर्ट से डिसीजन आया कि मिसेस कार्लिल ने जैसी इंस्ट्रक्शंस थी उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को यूज किया है। जैसी डायरेक्शंस बताई गई थी उस प्रोडक्ट के पैकेट पे, उस हिसाब से उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज किया है, और यूज करने के बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। जैसे ही उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, इसका मतलब जो कंपनी का ऑफर है, इस ऑफर को मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट कर लिया है। By using the smoke balls, she had accepted the offer। क्योंकि यह ऑफर एक जनरल ऑफर के जैसा है। जनरल ऑफर को कोई भी व्यक्ति, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, एनीवन कैन एक्सेप्ट अ जनरल ऑफर टिल द टाइम इट इज विड्रॉन। जब तक इसे विड्रॉ नहीं किया जाता किसी के द्वारा, तब तक इस जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन ही करे। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के केस में हमने देखा कि कंपनी द्वारा एक जनरल ऑफर दिया गया, एक पर्सन उस ऑफर को देखता है और उसमें बताई गई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसके प्रोडक्ट को यूज करता है। इसका मतलब उस पर्सन ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और जब वह पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे सेकंड केस लॉ की। इस केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखिए क्या होता है इस केस में, समझते हैं। इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि गौरी दत्त एक पर्सन थे, इनका एक सर्वेंट था लालमन, जिसका नाम था। लालमन को भेजा गया गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने के लिए। ओके, यानी कि गौरी दत्त का एक नेफ्यू था जो कि गुम हो जाता है, और लालमन को उसे सर्च करने के लिए भेजा जाता है। ये है गौरी और ये है लालमन। जब लालमन जा चुके थे सर्च के लिए, आफ्टर दैट यहां पर गौरी ने एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? कि जो भी पर्सन इस नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, उसे कुछ प्राइस रिवॉर्ड मिलेगा। ओके। क्या अभी तक लालमन को पता लगा है इस रिवॉर्ड के बारे में? नहीं, अभी तक नहीं पता लगा है, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस विच वर रिसीव्ड फ्रॉम गौरी, लालमन इस नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकल चुका था। और इसके निकलने के बाद गौरी ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि जो भी व्यक्ति
नेफ्यू को, इनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। ओके। अब कुछ समय के बाद लालमन आ जाता है वापस, और साथ में यह इस नेफ्यू को भी ढूंढ लाता है। ओके। अब तक इसे पता ही नहीं है कि कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है गौरी के द्वारा। सो लालमन ट्रेस्ड द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। और जैसे ही, अब मान लीजिए ये घर पे पहुंचते हैं लालमन इस बच्चे के साथ, और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि अच्छा कुछ रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था, तो वह उस रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं और कहते हैं गौरी से कि आपने कुछ रिवॉर्ड अनाउंस किया था, कृपया करके अब वो रिवॉर्ड मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इस नेफ्यू को, इस बच्चे को मैं ढूंढ लाया हूं। तो क्या इसका रिजल्ट निकलता है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वह समझते हैं। कोर्ट ने स्ट्रेट अवे कहा, हेल्ड मींस कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है तो इट स्टार्ट्स विद हेल्ड। ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। भाई लालमन को तो पता ही नहीं था इस अवार्ड के बारे में। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है, एक एक पर्सन एक ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। यदि उस पर्सन को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो वह एक्सेप्ट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ओके। सो क्लियरली लॉ ने कहा that the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person who made it. In Lalman's case, the defendant nephew absconded from home. The plaintiff यानी कि जो भी aggrieved party है, in this case Lalman. Okay. Plaintiff was sent to search for the missing boy. यही हुआ है अभी तक. After the plaintiff had left in search of the boy, the defendant announced, defendant यानी कि गौरी जो डिफेंड कर रहा है केस को, a reward of 501 rupees to anyone who find the boy. The plaintiff who was unaware of this reward was successful in searching the boy. अभी तक यह केस हुआ है. When he came to know of the reward which has been announced in his absence, he brought an action against the defendant to claim this. So क्या लगता है अभी तक आपको कि क्या लालमन वापस आके इस प्राइस को मांगेगा या नहीं मांगेगा? बिल्कुल उन्होंने मांग लिया है प्राइस। वो कह रहे हैं कि जी हमारी एब्सेंस में आपने कुछ अनाउंस किया था, अब मैं आपके नेफ्यू को यदि फाइंड आउट करके ले आया हूं तो मुझे वो आप प्राइस दे दीजिए, रिवॉर्ड दे दीजिए। कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला सुनाया? हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर ऑफ द रिवॉर्ड, his act of bringing the lost boy did not amount to acceptance। यहाँ पर ऑफर जरूर दिया गया था, एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ? लालमन के द्वारा कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। therefore he is not entitled to claim the reward। चलिए, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट केस लॉ, बोल्टन वर्सेस जोन्स। क्या होता है इस केस लॉ में? इस केस लॉ में क्या होता है, तीन व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर बोल्टन, दूसरे हैं ब्रोकलहर्स्ट, और तीसरे हैं जॉन। ब्रोकलहर्स्ट एक बिजनेस को रन कर रहे थे जिसे टेक ओवर कर लिया है बोल्टन ने। ओके। और ब्रोकलहर्स्ट और जॉन्स के एग्जिस्टिंग कुछ बिजनेस डीलिंग्स रहते हैं, कुछ बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं। अब क्या हुआ कि जॉन ने एक ऑर्डर दिया, जॉन सेंट एन ऑर्डर फॉर गुड्स टू ब्रोकलहर्स्ट। ब्रोकलहर्स्ट को जॉन ने एक ऑर्डर भेजा। जैसे ही ये ऑर्डर, जॉन का ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट तक आया, बॉल्टन ने उस सामान की सप्लाई कर दी जॉन को। ओके। ऑर्डर किसे आया था? ब्रोकलहर्स्ट को आया था। और सप्लाई किसने कर दिया? बॉल्टन ने किया। क्या यहाँ पर बॉल्टन को जरूरी था बताए कि भाई हमने ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस एक्वायर कर लिया है? एटलीस्ट बताना चाहिए था। बट बॉल्टन सप्लाइड without informing Johns that the business had changed hands। इसने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जी हमने इनका बिजनेस एक्वायर कर लिया है, और इन्होंने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था उसे सप्लाई कर दिया। जैसे ही जॉन को पता लगा कि यह जो गुड्स आए हैं, इट हैज नॉट कम फ्रॉम ब्रोकलहर्ट, he refused to pay for them and was sued by Bolton for the price।
कोर्ट का यहाँ पर क्या डिसीजन रहा देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि जॉन्स इज नॉट लाइबल टू पे द गुड्स। जॉन को कोई जरूरत नहीं है बोल्टन को पैसा देने की। क्यों जरूरत नहीं है? इट इज रूल ऑफ लॉ दैट द ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक ascertained person कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। जॉन ने ऑफर दिया था ब्रोकल हस्ट को, ना कि बोल्टन को। ओके, सो अगर जॉन ने ब्रोकल हस्ट को ऑर्डर दिया है तो ब्रोकल हस्ट ही तो उसे एक्सेप्ट करेगा और सप्लाई कर सकता है। जब बोल्टन को ऑफर ही नहीं दिया गया तो इसने सप्लाई क्यों किया? यानी कि ना तो जॉन को ऑफर, जॉन ने ऑफर दिया था बोल्टन को, तो अगर ऑफर ही नहीं दिया तो अब इसकी पेमेंट भी जॉन बोल्टन को नहीं करेगा। दिस वाज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ओके, आई होप दिस केस लॉ इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रीट। तीनों चीजें अलग अलग हैं। ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रीट, तीनों चीजें अलग अलग हैं। केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसी, ये हमारा केस लॉ रहेगा। देखते हैं क्या फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं, क्या यहां पर तथ्य हैं। यहां पर ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के डिफरेंसेस को, डिस्टिंक्शन को अलग से बताया गया है। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट टू क्वेश्चंस, नेमली प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को, देखिए जब भी कोई भी डिस्प्यूट होती है तो एक पर्सन होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वह पर्सन है जो कि एक एग्रीव्ड पार्टी है और वह कोर्ट में प्रेयर करता है कि डिफेंडेंट ने उसके साथ एक्स वाई जी एलिगेशंस लगाता है। डिफेंडेंट वह पर्सन है जो अपने आप को डिफेंड करता है, वो कहता है जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हम बिल्कुल बेगुनाह है। ठीक है, सो दिस इज डिफेंडेंट, दिस इज प्लेंटिफ। ओके, चलिए। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टेलीग्राम किया, एक जमाने में टेलीग्राम्स चलते थे। उसने कहा विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। और दूसरा सवाल, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। तो यहां पर देखिए दो सवाल पूछे गए, काफी ब्रीफ में पूछे गए हैं। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन सेल करेंगे, बेचेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, आप कम से कम कितना इसका कैश में कितना चार्ज करेंगे, क्या प्राइस रहेगा वह बताइए। अब जो डिफेंडेंट है वो भी शाणे हैं, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? Lowest price for bumper hall pen is 900 pounds। 900 pounds लोवेस्ट प्राइस है। क्या इन्होंने बताया कि हम बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं? ऐसा कुछ इन्होंने जवाब में नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ लोवेस्ट प्राइस दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया, फर्स्ट का आंसर नहीं किया। ओके, अब इन्होंने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया, यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस बताया है। यदि आप किसी अपनी वस्तु का अगर प्राइस बताते हैं सामने वाले को, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि आप उसे सेल करने के लिए एग्री कर रहे हैं, नहीं, राइट? ओके, द प्लेंटिव सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900 पॉन्ड्स। अब इन्होंने एक्सेप्टेंस दी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक और टेलीग्राफ आ गया और उन्होंने क्या कहा प्लेंटिफ ने, कि हम आपका जो बम्पर हॉल पेन है इसे 900 पॉन्ड्स में खरीदने के लिए एग्री कर रहे हैं। इसके बाद डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ही रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट प्राइस, ने मना कर दिया कि मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। तो प्लेंटिफ ने क्या किया? प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू कर दिया, कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर दिया उसके ऊपर। और क्या कंटेंट किया कोर्ट ऑफ लॉ में? दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 एंड देयरफॉर दे आर बाउंड बाय द ऑफर, कि उन्होंने 900 पॉइंट्स में प्रॉपर्टी को बेचने का ऑफर दिया था और अब उस ऑफर के तहत वह उसे इफेक्ट देंगे ही देंगे, बाउंड हो गए हैं, बंध गए हैं उस ऑफर से। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया देखिए। कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell। कोर्ट ने कहा कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बता देते हो किसी चीज का, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और आप मुझसे पूछते हैं कि ये पेन का कितना प्राइस है, क्या आप इसे बेचेंगे?
मैं उनमें से सिर्फ एक आंसर दे देता हूँ कि जी ये पेन है ₹10 का, बेचने के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप कहते हैं ये लीजिए ₹10 और इसे आप मुझे सेल कर दीजिए। अब मेरी इसे सेल करने की इच्छा है ही नहीं, आपने प्राइस पूछा था, मैंने बता दिया। ओके, तो इसका मतलब आप मुझे यह पेन बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। द सेम वॉज हेल्ड इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट केस लॉ पर आ जाते हैं। मैकफेरसन वर्सेस अपन्ना। क्या हुआ इस केस में? द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी had said that he would not accept less than 6,000 for it. ओनर, प्रॉपर्टी के ओनर ने क्या कहा कि मैं 6,000 से कम तो इस प्रॉपर्टी के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या या यह ऑफर है किसी को? नहीं, यह ऑफर नहीं दिया है, यह सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। यानी कि मान लीजिए आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, जस्ट आपने 12th पास की है और अब आप कॉलेज जाते हैं अपना एडमिशन कराने के लिए। कॉलेज वाले आपको ₹1,000 चार्ज करते हैं और प्रोस्पेक्टस दे देते हैं। दैट प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप आइए और इसमें एडमिशन ले लीजिए कॉलेज में। दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए। यदि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट कर पाएंगे, यानी कि आपके रिक्विजिट कट ऑफ मार्क्स आएंगे, तब हम आपको एडमिशन देंगे। अदरवाइज दिस प्रोस्पेक्टस इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। सो उसी हिसाब से यदि आप सिर्फ इतनी स्टेटमेंट देते हैं किसी को that you will not accept less than 6,000 for some property, इसका मतलब यह आपका ऑफर नहीं है, यह आपका इनविटेशन टू ऑफर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। हैरिस वर्सेस निकरसन। इस केस लॉ के फैक्ट्स देख लेते हैं क्या हुआ। An auctioneer advertised in a newspaper that a sale of office furniture will be held on a particular day, कि भाई एक पर्टिकुलर डे पे हम ऑक्शन लगाएंगे किसी प्रॉपर्टी का। प्लेंटिफ मिस्टर हैरिस है, विद द इंटेंशन टू बाय द फर्नीचर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। हैरिस अपने गांव में थे, जैसे उन्हें पता लगा, एडवर्टीजमेंट में देखा कि जी एक ऑक्शन लगने वाला है, बोली लगेगी ऑफिस फर्नीचर की, तो अपने गांव से चलकर यह उस ऑक्शन की प्लेस तक आ गए। ओके, जब वो इतनी दूर से यहाँ पर चलकर आए तो देखा यहाँ पर तो कोई ऑक्शन है ही नहीं। देयर इज नो ऑक्शन बिकॉज द ऑक्शन इज कैंसल्ड। क्या इस केस में हैरिस सू कर सकते हैं ऑक्शनर को? क्या डिसीजन हुआ देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द ऑक्शनर फॉर his loss of time and expense because the advertisement was merely a declaration of intention to hold auction and not an offer to sell। यह कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं था सेल के लिए। ओके, दिस वाज नॉट एट ऑल एन ऑफर। यह तो सिर्फ एक डेक्लरेशन था कि भाई ऑक्शन होगा यहाँ पे। मान लीजिए अगर ऑक्शन होता भी और इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस होती, तो इन दैट केस ऑल्सो ये नहीं खरीद पाते मिस्टर हैरिस, तो उस केस में थोड़ी ना सू कर सकते थे। सो इन द सिमिलर लाइंस दिस ऑक्शन was merely a declaration of intention। Okay, so this is not an offer to sell। The auctioneer Nickerson does not contract with anyone who attend the sale। The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale, though persons who have come to the auction may have the intention to purchase। बेशक जो लोग ऑक्शन में आए थे उस पर्टिकुलर परचेज करने के लिए उस प्रोडक्ट को, बेशक उनकी इंटेंशन थी उसे परचेज करने की, लेकिन सिर्फ उस इंटेंशन से दोनों पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। जब तक ऑक्शन में हैमर के साथ उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता, तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे ही हैमर लग जाती है उसके बाद वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। देखिए इस केस लॉ में क्या हुआ। द गुड्स वर डिस्पैच्ड इन द शॉप फॉर सेल with price tags attached to each article and self service system was there। एक शॉप के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस टैग्स लगे हुए थे और वहां पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम था। वन कस्टमर सिलेक्टेड द गुड्स बट द ओनर रिफ्यूज टू सेल इट। एक कस्टमर ने
वहां से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज कर लिया, लेकिन इस प्रोडक्ट को सेल करने से ओनर ने मना कर दिया। ओनर ने कहा कि नहीं, मैं इसे सेल नहीं कर सकता। इस केस में क्या फैसला आया कोर्ट का? इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्प्ले ऑफ गुड्स along with the price tags merely amounts to invitation to treat, and therefore if the intending buyer is willing to purchase the goods at a price mentioned on the tag, he makes an offer to buy the goods। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन टू ट्रीट है। ओके, यानी कि आप टैग को देखकर, आप एक कस्टमर हैं, आप टैग्स को देखकर ऑफर करते हैं शॉपकीपर को कि आप इसे खरीदना चाहते हैं। अब शॉपकीपर की मर्जी है कि आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, और कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसके ऑफर को? जो परचेज करने के लिए आया है, जो कस्टमर है, उसके ऑफर को। देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं तो हमें सिनेरियो कुछ और ही लगता है, बट जब हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वर्ड को करेक्टली इंटरप्रेट करते हुए चलते हैं, तब हमें पता लगता है कि ओके, ऑफर शॉपकीपर ने नहीं, ऑफर किसने दिया है? कस्टमर ने, कि वह उसे परचेज करना चाहता है। और यदि शॉपकीपर उसे एक्सेप्ट करेगा तो वैलिड ऑफर है, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इनवैलिड ऑफर है। हेंस there was no contract and customer had no rights to sue the owner। कस्टमर को कोई अधिकार नहीं है कि वह ओनर पे किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन ले सके। बात कर लेते हैं रूल्स टू अ वैलिड ऑफर। वह रूल्स जिनके द्वारा एक ऑफर एक वैलिड ऑफर का रूप ले लेता है। सबसे पहली बात, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर और ऑफरी के बीच एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं, सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, यानी कि बिल्कुल एक क्लियर मीनिंग होनी चाहिए ऑफर की। ऑफर आपका सर्टेन होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। वेग यानी कि जिसकी क्लियरली जिसकी मीनिंग नहीं पता लग रही। ओके, थर्ड वन इज ऑफर कुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज वर्बल और रिटन। ओके, या फिर इसे इम्प्लाइड यानी कि मान लिया जाए आपके कंडक्ट के द्वारा कि आप किसी को कुछ ऑफर दे रहे हो, आप ऐसा कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा एक्ट कर रहे हो, उसे इम्प्लाइड ऑफर कहा जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ओके, ऑफर इज डिफरेंट एंड इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट। हमने ऊपर केस लॉज में भी यही डिस्कस किया। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर आपको दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी को बताएंगे नहीं, तब तक वो वैलिड ऑफर होगा नहीं। ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर जब आप किसी को दे रहे हैं तो हो सकता है आप उसके साथ दो तीन कंडीशंस मिला के दें, सो कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। सो ऑफर कैन बी कंडीशनल। नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी टर्म एंड कंडीशन की यदि आप नॉन कंप्लायंस कर देते हो तो उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। मान लीजिए आप हॉर्स, आपके पास एक हॉर्स है, आप मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको कहता हूं कि यह हॉर्स मुझे दे दीजिए, मे बी $100 में। ओके, और साथ में मैं यह भी कह देता हूं कि यदि आपने मुझे कुछ आंसर नहीं किया, हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आपने एग्री कर लिया है कि आप मुझे ये हॉर्स $100 में दे देंगे। सो दिस, अगर मान लीजिए आप हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं उसे एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। जो भी ऑफर दिया गया है उसकी एक्सेप्टेंस किस हिसाब से होगी। सो व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, पर्सन टू whom the proposal is made, एक्सेप्टेंस कौन करेगा? कोई भी कर लेगा? नहीं, वही पर्सन करेगा जिसे प्रपोजल दिया गया है। अगर आपको प्रपोजल ही नहीं दिया किसी ने तो आप एक्सेप्ट उसे नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। आप वहां पर अपनी मर्जी देते हैं, अपनी एसेंट दे देते हैं, अपनी मंजूरी दे देते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यदि ये दोनों कंडीशंस आपकी मीट होती है तो हम कहेंगे कि आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। जो सबसे पहला एक जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है?
ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और persons टू whom इट इज मेड। ऑफर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया है। जिसे ऑफर ही नहीं दिया वह उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर accepted only by that definite person or particular group of persons to whom it has been made। अगर कोई स्पेसिफिक ऑफर देता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन को देता है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सन ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं। मान लीजिए ए बी को कहता है कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं, और मान लीजिए सी पैसे लेके आ गया, जी आप कह रहे थे कार बेचने की, बेच दो। तो ऑफर दिया गया है बी को एंड इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर, तो बी ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये था पहला केस। अगर मैं कहूं कि ए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डाल देता है, एक एडवर्टाइजमेंट डाल देता है और कहता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, तो दिस इज अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई बी सी डी, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट उसे कर सकता है। दैट विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। थर्ड वन, जनरल ऑफर एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन बाय कंप्लाइंग विद टर्म्स ऑफ द ऑफर। तो जैसा मैंने बताया, यदि ए एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मैं अपनी कार सेल कर रहा हूं 5 लाख रुपीज में, संडे को 4 बजे मेरे घर पे आ जाइए एंड देन वी कैन हैव अ डील। तो यदि आप ये कंडीशंस उसकी मान लेते हैं तो ये आपका ऑफर की एक्सेप्टेंस के प्रति कंप्लायंस मान लिया जाएगा और ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। जब कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है किसी भी ऑफर को, तो कब माना जाएगा कि जी ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। सो पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आप जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अपनी दूसरे पर्सन के ऑफर के प्रति, वह एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके साथ कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ के कुछ फर्दर अपनी साइड से कुछ और कंडीशंस डाल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स डाल रहे हैं और फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं। दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। जिसने आपको ऑफर दिया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे कम्युनिकेट करें कि जी हाँ मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक आप इसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। थर्ड पॉइंट, प्रिस्क्राइब्ड मोड। यदि मान लीजिए ऑफरर आपको कहता है कि आप एक पर्टिकुलर मोड से ही इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर तरीके के द्वारा ही आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर मोड को ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी गई है ऑफरर के द्वारा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको जरूरी है कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर ही एक्सेप्ट करें। मान लीजिए ए ऑफर देता है बी को कि यदि आप चाहें तो मेरी गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको आना होगा सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच ऑफिस टाइम होता है, मैं मिलूंगा और आप यहाँ पर डील फाइनल कर सकते हैं। तो इस टाइप से ऑफर दिया है ए ने बी को कि 10 से 5 बजे के बीच आप आ जाइए। बी आते हैं रात को 2 बजे, 2 AM इन द मॉर्निंग। सो दिस विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर। मान लीजिए ए ऑफर देते हैं और कहते हैं कि मेरा ऑफर है वो वैलिड रहेगा, मान लीजिए कमिंग संडे तक, संडे तक। ओके, सो जैसे ही संडे ओवर हो जाता है, मान लिया जाएगा कि ऑफर भी लैप्स हो गया है और लैप्स होने के बाद ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहां पर कुछ रिलेवेंट केस लॉस देखते हैं। चलिए, फर्स्ट वन इज फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली। देखते हैं क्या हुआ इस केस में। एफ offered by letter to buy a nephew's horse, saying, if I hear no more about it, I shall consider the horse mine। एफ क्या करता है, अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है और कहता है कि यह घोड़ा, यह हॉर्स मैं खरीदना चाहता हूं, और यदि मैंने कुछ भी आपकी साइड से हाँ या ना नहीं सुना, तो मैं कंसिडर कर लूंगा कि घोड़ा मेरा हो चुका है। ओके, इंटरेस्टिंग। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई। नेफ्यू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट ही टोल्ड एन ऑक्शनियर नॉट टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स एज ही हैड सोल्ड इट टू हिज अंकल। लेकिन ऑक्शनर को जो बोली लगाता है, उसको उस नेफ्यू ने क्या बोला कि आप इस घोड़े को मत बेचना, क्योंकि ये घोड़ा मैंने ऑलरेडी अपने अंकल को सेल कर दिया है। ओके, बाय मिस्टेक, गलती से, द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स
एफ सूड फॉर कन्वर्जन अगेंस्ट हिज नेफ्यू। गलती से क्या किया, ऑक्शनर ने उस घोड़े को सेल कर दिया। मना किया था नेफ्यू ने कि नहीं बेचना है, लेकिन फिर भी गलती हो गई, गलती से इसने इस घोड़े को सेल कर दिया। जैसे ही एफ को पता लगा, एफ ने सू कर दिया इस नेफ्यू को। एक चीज समझिए, नेफ्यू ने यहां पर अंकल का ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं किया, क्लियर नहीं है, बिकॉज यहां पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं गया है नेफ्यू की साइड से अंकल की तरफ, तब हम नहीं कह सकते हैं कि ये ऑफर एक वैलिड ऑफर और ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुई है। और अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है, तो फिर केस काहे का, कैसी ब्रीच, कैसा केस। ओके, क्या डिसीजन आया कोर्ट का यह देख लेते हैं। हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड इन हिज नेफ्यूज हैड नॉट कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी थी, इसलिए यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सू कैसे किया जा सकता है, डैमेजेस कैसे क्लेम किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हम इसे देख चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और केस लॉ को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। नियल वर्सेस मेरिट। देखिए ये सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ इस केस में, एम ऑफर्ड टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पॉन्ड्स। एम ने ऑफर किया कि मैं अपनी लैंड को 280 पॉन्ड्स में सेल कर दूंगा। एन रिप्लाइड परपटिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज्ड चेक ऑफ 80 ओनली। भाई आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन चेक कितने का लगाया, चेक सिर्फ 80 रुपीज का लगा रही हो। प्रॉपर्टी कितने की है, 280 की। ओके, चेक कितने का दे रहे हो, ओनली 80 पॉन्ड्स का। ओके, ही promised to pay the balance 200 by monthly installment of 50 each। और साथ में प्रॉमिस कर रहा है कि भैया मैं 50-50 करके इंस्टॉलमेंट्स में आपको बाकी के 200 दे दूंगा। ओके, आपको क्या लगता है, क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 280 प्राइस था तो 280 ही दो ना इनको, और क्लोज करो डील को। ये इंस्टॉलमेंट्स वाली बात कहां से आ गई? क्या एक्सेप्ट कर लिया है एम ने कि हाँ मैं इंस्टॉलमेंट्स में लूंगा? नहीं। देखते हैं हम क्या डिसीजन हुआ कोर्ट का। इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज एन अनक्वालिफाइड ऑफर। हमने पहले देखा था कि ऑफर आपका अनक्वालिफाइड होना चाहिए, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से, अपनी मर्जी से आपने लगा लिया है, तो यह कोई आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ यहां पर डिस्कस करते हैं, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। सबसे पहले समझते हैं क्या फैक्ट्स हैं केस के, और उसके बाद इसके डिसीजन को एनालाइज करेंगे। फैक्ट्स समझ लेते हैं। ब्रॉकडन अ सप्लायर सेंट ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन रेलवे, फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ब्रॉकडन एक सप्लायर है, कोयले का सप्लायर है, और वह इस कंपनी के मैनेजर के पास आता है, रेलवे कंपनी के मैनेजर के पास आता है और एग्रीमेंट दे देता है साइन के लिए। यह एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट है, ये सिर्फ इस पे आपके सिग्नेचर्स वगैरह नहीं हुए हैं, तो यह भी ड्राफ्ट फेज में है। ओके, जैसे ये एग्रीमेंट दे देता है, मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड। मैनेजर उस एग्रीमेंट के ऊपर अप्रूव्ड लिख देता है, यानी कि मैनेजर से अप्रूव हो गया। ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल। अप्रूव्ड लिखा और ड्रॉर में रख दिया। इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर्स फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। और वह सोच क्या रहा है कि जी अब हम इसको इस कंपनी के सॉलिसिटर्स के पास भेज देंगे, जो भी लीगल ग्रुप है, जो भी लीगल डिपार्टमेंट है, वहां भेज देंगे, ताकि इसे एक फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट की शेप दी जा सके। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉर। और गलती से क्या हुआ, ये जो एग्रीमेंट था ये ड्रॉर में ही रह गया। जरूर ये सरकारी कंपनी रही होगी, इनको फर्क नहीं पड़ा, और इन्होंने उस ड्रॉ एग्रीमेंट को ड्रॉर में ही भूल गए, ड्रॉर में ही रह गया एज इट इज। इस केस में क्या ब्रॉकडन कह सकता है कि जी मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया था, अप्रूव्ड हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, अब मैं, मुझे डैमेजेस दो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या डिसीजन हुआ, held that there was no contract
as the manager had not communicated his acceptance to the supplier, that is Brogdon. एक्सेप्टेंस मैनेजर ने अपनी एक्सेप्टेंस दी ही नहीं है। मैनेजर ने तो खुद अपने सिर्फ अपने नोट्स के लिए लिख के अपने ड्रॉर में डाला है, इसने इसको एक्सेप्टेंस कहाँ दी? कहीं लिख के दी थी फॉर्मल कि हाँ आपका एग्रीमेंट हमने एक्सेप्ट कर लिया है? जब एक्सेप्टेंस ही नहीं दी है तो कॉन्ट्रैक्ट काहे का? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रूल्स रिगार्डिंग कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप ऑफर को और कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसकी एक्सेप्टेंस को। सबसे पहली बात, रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में द वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे तो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जिस प्रकार से ऑफरी को कम्युनिकेशन करना जरूरी है, उसी प्रकार से जो एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्टेंस भी उसे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, किसे? ऑफरर को। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको भी ऑफर दिया गया है, जब वह उसकी नॉलेज में आ जाएगा। मान लीजिए आपने कोई लेटर लिख के एक्सेप्टेंस दी है, लेटर लिख के ऑफर दिया है सॉरी, तो जब सेकंड पार्टी उसकी नॉलेज में आ जाएगा, उस लेटर को पढ़ लेगा, तब वह कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ईदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, और इट में बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। जरूरी नहीं है कि रिटन में ही हो या वर्ड्स में ही हो, रिटन में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, प्लस बाय योर एक्ट भी हो सकता है इन एन इम्प्लाइड वे। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ को हम समझेंगे, लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी। ओके, यह केस क्या था, इसके फैक्ट समझते हैं। Plaintiff delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. प्लेंटिफ ने कुछ कपड़े दिए ड्राई क्लीनर को ड्राई क्लीन कराने के लिए, और ड्राई क्लीनर ने एक स्लिप दे दी। स्लिप के ऊपर लिखा था कि आप इन केस ऑफ लॉस आप 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ जो जो भी आपके कपड़े गुम हुए हैं, उसका 15% आप क्लेम कर सकते हैं। क्या डिसीजन दिया कोर्ट ने? द टर्म्स वर अनरीजनेबल। भाई आप पूरे कपड़े गुम कर दो और सिर्फ 15% दो, ये कहाँ के रूल्स है? ये कौन सा इंसाफ है? ना इंसाफी हो रही है। ओके, सो कोर्ट ने कहा कि ये टर्म्स काफी अनरीजनेबल हैं, एंड प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी फ्रॉम द ड्राई क्लीनर। आपको पूरी वैल्यू जितनी की साड़ी आपने गुम की थी, 100% आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने लॉस किया है। ये कोई 15% का कोई रूल वैलिड नहीं है। The receipt carries special conditions and are to be treated as having been duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of these conditions is implied by the customer's acceptance of the receipt. मात्र 15% किसी को लॉस में रिकवरी देना, यह स्पेशल कंडीशंस के केस में आ जाता है। और जब तक आप स्पेशल कंडीशंस को प्रॉपरली कन्वे नहीं करते सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक आप नहीं कह सकते कि सामने वाली पार्टी ने 15% के लिए एग्री कर लिया है। ओके, आपको क्लियरली एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ेंगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। सिर्फ आप पर्ची देंगे छोटी सी और उसके पीछे पर्ची पे लिखा होगा कि हम जी 15% ही लॉस रिकवर करेंगे आपका, तो दैट इज नॉट एट ऑल वैलिड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर को, तो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? फर्स्ट वन, अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट हम देखेंगे व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ट्रांसमिशन ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द प्रपोजर। यानी कि मान लीजिए आप एक लेटर के जरिए, एक लेटर पे अपनी एक्सेप्टेंस लिख देते हैं। लेटर है, इसको आप एक्सेप्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और इसे फिर आप जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। तो जैसे ही आपने पोस्ट ऑफिस में वो सबमिट कराया,
इन दैट केस हम मान लेंगे कि आपने यू हैव पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, आपने इसको ट्रांसमिशन के कोर्स में डाल दिया है, तो आपकी साइड से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो जब वह सामने वाली पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ ये एक्सेप्टेंस ऐसे ऐसे आया है कोई मिस्टर एक्स वाई जी से, ओनली इन दैट केस वह एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएंगी। सो जस्ट टू रिट्रेट हियर, एज अगेंस्ट प्रपोजर जब इसे ट्रांसमिशन के कोर्स में डाल दिया जाता है उस लेटर को या फिर उस कम्युनिकेशन को, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर के नॉलेज में वो चीज आ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। अगर आप पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस देते हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जैसे आप लेटर को पोस्ट कर देते हैं, ये लेटर है आपका, आप पोस्ट ऑफिस में अगर आपने पोस्ट कर दिया तो आपकी साइड से इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजर, जब वो लेटर एक्चुअल में रीच आउट हो जाता है, पहुंच जाता है प्रपोजर तक, तब उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स, आज का ये देखिए एक्ट कितना पुराना है, कम से कम भी 150 साल पुराना है। उस जमाने में लेटर्स चलते थे, बट आज की डेट में लेटर्स की रेलेवेंस उतनी नहीं है, और रेलेवेंस है टेलीफोन की या फिर फैक्स की। फैक्स भी आजकल इतना नहीं चलता है, सो टेलीफोन या टेलेक्स की ज्यादा यहाँ पर वैलिड है। देखते हैं क्या पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे। ओके, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स के केस में ऑफर इज मेड बाय इंस्टेंटेनियस communication, contract is complete when acceptance is received by the offerer, जैसे ही आपने acceptance को receive कर दिया, offerer ने जैसे ही acceptance को receive कर दिया, acceptance complete मानी जाएगी। the contract is made at the place where the acceptance is received, और यह कैसे receive होती है, immediately आपने टेलीफोन किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टेलीफोन किया और ऑफर दिया, ऑफर सुनते ही बी ने बोला ओके आई एग्री, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तो यहीं एज सून एज ही एग्रीज द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। रिवोकेशन मतलब रिवोक कर देना, यानी कि जो आपने ऑफर पहले दिया था अब आप उसे रिवोक कर रहे हो, वापस ले रहे हो, दैट ऑफर इज नो लॉन्गर एन ऑफर। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, रिवोकेशन कब वैलिड मानी जाएगी, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब आप अपनी साइड से ट्रांसमिशन में डाल देते हैं उसे, यानी कि मान लीजिए एक लेटर है, आपने पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को पोस्ट कर दिया है, तो मैं मान लूंगा कि आपने वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। एज अगेंस्ट द पर्सन whom it is made when it comes to his knowledge, जब वो सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाता है तब उसे आप रिवोकेशन मानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, जब तक वह एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक कोई पर्सन उसे एक्सेप्टेंस को कंप्लीट नहीं कर लेता है, तब तक आप उसे रिवोक कर सकते हैं। acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती उससे पहले आप कभी भी इसे रिवोक कर सकते हैं। चलिए वेरी ब्रीफली हम एक बार डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आप अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, यानी कि आप ऑफर अपना वापस ले रहे हैं। कैसे आप उसको वापस ले सकते हैं, सबसे पहली बात आप नोटिस दे देंगे सामने वाले पार्टी को, जी नोटिस दिया है हमने आपको कि हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। सेकंड, लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, जो टाइम फ्रेम दिया था उस टाइम फ्रेम, वह टाइम फ्रेम लैप्स हो गया है। आपको कहा था कि आप 1 महीने के अंदर हमें जवाब दे दे कि आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर आपका लैप्स हो जाता है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द पार्टीज, यदि
पार्टी जिसको ऑफर दिया गया था उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो इंसैनिटी हो जाती है, अनसाउंड माइंड हो जाता है उसका, दिमाग बेसिकली खराब हो जाता है तो उस केस में हम मान लेते हैं कि ऑफर आपका जो है वो रिवोक हो गया है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफर, ऑफर दिया था कुछ कंडीशंस के साथ। मान लीजिए ऑफर में दिया गया था कि आपको ऑफिस टाइम विच इज लाइक 10 AM टू 5 PM ऑफिस टाइम में आपको आके ये एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, लेकिन आप कब आते हो, रात को मान लीजिए 1 बजे, 2 बजे, ऑफिस टाइम नहीं है, तो हमने कंडीशन दी थी कि आपको ऑफिस टाइम में आना है, आप ऑफिस टाइम में नहीं आए तो ऑफर को रिवोक मान लिया जाएगा कि हम अपना ऑफर वापस ले रहे हैं। काउंटर ऑफर, आप मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरा पेन 5 रुपीज में खरीदेंगे, आपने वापस ऑफर दे दिया कि मैं आपका पेन 4 रुपीज में खरीदना चाहता हूं, तो जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया, ये पहले वाला ऑफर विड्रॉ हो गया, अब ये वैलिड ऑफर नहीं रहा। अब अगर मैं 4 में मना कर दूं तो फिर आप मुझे 5 रुपीज दे के मेरा पेन नहीं ले सकते, क्योंकि काउंटर ऑफर के जरिए पहला ऑफर ऑलरेडी रिवोक हो चुका है। आई होप द कॉन्सेप्ट स्टिल हेयर आर क्लियर। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह कंसिडरेशन से रिलेटेड रहेगा। सो टिल देन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड जय हिंद।